प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में तकरीबात हुई, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात हुई। पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी है क्या? आखिर कश्मीर का मसला हल कैसे होना है? पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या अहदाफ तय कर रखे हैं? और पिछले 2 साल में या पिछले 3 साल में या अगर हम 1 साल का ही जायज़ा ले लें तो पाकिस्तान कितने कदम आगे बढ़ा है कश्मीर के मामले पर? एक तो प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के साथ चीन में हैं। चीन के दौरे की अहमियत क्या है? क्या ये सिर्फ सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत है या इससे बढ़कर इसकी कुछ अहमियत है? क्या पाकिस्तान चाइना से कुछ इमदाद चाहता है? उस सिलसिले में पाकिस्तान वहाँ पर गया है। इमरान खान साहब की स्टेडियम में बैठे हुए एक तस्वीर को लेकर बहुत ज़ेर बहस उसको लाया गया है, या उस पर तनकीद हो रही है, या उस पर बातचीत हो रही है। क्या ये एक चीन के होस्ट करने का एक तरीक़ाकार ही ऐसा है, या पाकिस्तान की अहमियत कुछ कम हो गई है जो इस पर बहस हो रही है? तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ आज चूँकि एक हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि 23 मार्च को एक ऐसा दिन होता है पाकिस्तान का कि जिसमें तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं वो पाकिस्तान का और उस पर खर्च हो रही होती हैं, तो सियासत जो है उस पर क्यों आ गई और उस दिन लॉन्ग मार्च क्यों रखा गया? और आज भी हमने देखा कि जब यौम यकजहती कश्मीर का दिन था तो उस पर भी एक इतना बड़ा सियासी इवेंट हुआ है कि उसने एक तरह से ख़बरों में ज़्यादा जगह ले ली है और जो है वो ज़्यादा बड़ी ख़बर बन के सामने आ गया। और वो एक मुलाकात थी शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, जिसमें मरियम नवाज़ भी मौजूद थी और हमज़ा शहबाज भी मौजूद थे। और इसमें 2 अहम निकात पर गुफ्तगू हुई है। एक तो एक साथ लॉन्ग मार्च होना चाहिए, एक साथ इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहिए, और दूसरा तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर बात हुई है। अब तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर अपोजिशन की वो सियासी जमातें गुफ्तगू कर रही हैं जो अपनी 57 की अक्सरियत होने के बावजूद भी एक बिल नहीं बचा सकी थी पिछले दिनों। तो प्रोग्राम के आखिर में जाके कुछ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जनरल एजाज अवान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक हाई कमिश्नर हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, खुशामदीद। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले जो सवाल मैं रखना चाहता हूँ अब्दुल बासित साहब आपके सामने, वो ये है कि ये मसला कश्मीर का हल कैसे होना है? क्या ये बायलैटरल इशू है, बातचीत के जरिए टेबल के ऊपर मसला हल होना है, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ये मसला हल होना है, अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए से होना है, या फिर फुलझड़ियों के जरिए से होना है, जिसका आज शेख रशीद साहब ने जिक्र किया है? शेख रशीद साहब ने कहा क्या है, मैं आपको सुनवा देता हूँ, फिर जवाब दीजिएगा। इंडिया का आर्मी चीफ कहता है कि हमने उससे दरखास्त की कि सियाचिन से फौजें वापस बुलाने के लिए आप लाएं अपनी फौजों को। आज पाकिस्तान कोई 70 का और 65 का पाकिस्तान नहीं है। हमने ये फुलझड़ियां दिवाली या शबरात के लिए नहीं रखी हुई हैं, मुल्क के दिफा के लिए रखी हुई हैं। इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी पाक फौज के साथ मिलके पाकिस्तान के हमलावरों को, दहशतगर्दों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को, खत्म नबूवत के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करके रख देगा। जी अब्दुल बासित साहब, कैसे हल होना है कश्मीर का मसला, जैसे शेख रशीद साहब कह रहे हैं, या किसी और तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो यूँ समझता हूँ कि हमारी सारी जो कश्मीर पॉलिसी है या सफारतकारी है वो बस अभी ये कुछ 3-4 दिन है साल में यही बनाने तक रह गई है। मुझे तो सच्ची बात यह है कि पिछले 18 सालों में जो कुछ हमारी हुकूमतों ने किया और आज भी हुकूमत वक्त जो कर रही है, मुझे कहीं कोई जामे मरबूत हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। सिर्फ़ और सिर्फ हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस किस्म की जो है स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इन स्टेटमेंट से कश्मीर के जो तनाज़ा है उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, असल मामला है क्या, हमने भारत पे प्रेशर बिल्ड करना है। पहला प्रेशर तो ये बिल्ड करना है कि वो जो जंगी जराइम मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ कर रहा है वो ख़त्म हो। वहाँ पे इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं, डेमोग्राफी वहाँ पे चेंज हो रही है। तो पहले तो इन चीज़ों को रोकना है, और फिर दूसरा हमारा हदफ ये होना चाहिए कि भारत को हम ये मजबूर करें कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए, और फर्स्ट टॉक कश्मीर टॉक्स फर्स्ट, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए कि जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा बाकी सारी बातें बेमानी। हमने पिछले 18 सालों में बहुत सी अप्रोचेस को अपनाया, हमने CBNs भी किए, हमने
कश्मीर पे बैक चैनल पे भी हम गए, लेकिन बिल आखिर हमारी सारी जितने भी मामला थे वो केम बैक टू स्क्वायर वन। तो हम कश्मीर के तनाज़े को, और फिर 5 अगस्त 2019 के बाद तो ख़ास तौर पे हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था कि हम सब इकट्ठे बैठ कर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाते, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जो गैर आइनी ही नहीं, न सिर्फ UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ रहा, बल्कि उसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है 4 अप्रैल 2018, जो ये कहती है कि आर्टिकल 370 परमानेंट है और कश्मीर का तनाज़ा पर तो स्पेशल स्टेटस है वो परमानेंट है। तो हमारे पास अभी तक हम कुछ कर नहीं पाए। गो के सफारती एतबार से आपने कहा कि पिछले 2-3 सालों में हमने क्या किया, बस हम सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशंस के लिए स्टेटमेंट्स देते रहे। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी भारत का बड़ा क्लाउड है, ये है वो है, हम किस तरह बात करें। असल चैलेंज यही है, अगर भारत का क्लाउड ना होता फिर तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती। असल में आपके सफारतकारी का चैलेंज यही है कि आपने किस तरह इस मुश्किल हालात में कश्मीरियों के साथ खड़ा होना है। जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, वो तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उन्होंने तो ये तहिया कर रखा है कि उन्होंने भारत के साथ नहीं रहना, उसके जो उसकी ऑक्यूपेशन उसको तस्लीम नहीं करना। अब हमारा फ़र्ज़ है हम किस हद तक उनकी स्ट्रगल को, उनकी लेजिटिमेट जद्दोजहद को किस तरह आगे उसका किस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सफारती एतबार से, कानूनी एतबार से और अखलाकी एतबार से। उस पर मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ करना है जो हम नहीं कर पा रहे या हम नहीं करना चाहते। लेट्स पुट इट दिस वे। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपने कहा कि दबाव डालना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत पर। उसके लिए औरिया साहब खदमात हासिल की जाती हैं, दुनिया भर में लॉबिंग फर्म्स ली जाती हैं, दुनिया भर में एक लॉबिंग की जाती है, इंगेज किया जाता है लोगों को। और ख़ास तौर पर जैसा कि अभी अब्दुल बासित साहब कह रहे थे कि 5 अगस्त के वाक़े के बाद बहुत कुछ होना चाहिए था। आपके ख्याल में क्या कुछ पाकिस्तान कर पाया और क्या नहीं हो पाया? देखिए, अगर तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ना आती और ये 14 साल जो हैं वो उसके अंदर भारत के अंदर इतने बुरे जुल्म बर्बरियत के साथ ना होते, तो शायद कश्मीर का मसला जो है हमारे तौर पे तो बिल्कुल मर चुका होता और खत्म हो चुका होता। नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए एक अलर्ट क्रिएट किया है कि वहाँ सूरत हाल क्या हो रही है। हम आज तक 25-25 साल पहले जब कश्मीरियों से बात करते थे तो कश्मीरी कहते थे कि पाकिस्तान हमारा मसला हल नहीं कर सकता, लेकिन अगर भारत के मुसलमान हमारे साथ खड़े हो गए जो रियलाइज नहीं करते कि कितना बड़ा मसला है, तो हमारा मसला खुद बहुत हल हो जाएगा और हम जिंदा हो जाएंगे, दोबारा हमारा मसला जिंदा हो जाएगा। भारत के मुसलमान जब 2007 में मैं वहां गया था, बासित साहब अच्छी तरह जानते हैं, तो उस वक्त ये समझते थे कि कश्मीरी हमारे लिए एक बर्डन है। कश्मीर हमारी जो है हिंदुओं के सामने या भारत की हुकूमत के सामने हमारी जो है क्रेडिबिलिटी को खत्म करते हैं, इसलिए वो कश्मीरियों के मसले को अपना मसला नहीं समझते थे। लेकिन RSS की मूवमेंट और उसके साथ बीजेपी की गवर्नमेंट और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने उनको रियलाइजेशन कराई है कि कश्मीरी जो है वो कितने बड़े दुख और अलविये से गुजरते रहे हैं, और उनको अब अंदाजा हो गया है कि हमारे साथ जो कुछ बीत रही है, जिन्हें आप खुद सोचें कि इस वक्त वो जो टेंशन की जो रिपोर्ट है जिसके ऊपर वो जेनोसाइड की उसमें पेश किया है उस बंदे ने, प्रोफेसर ने, उसने कहा है कि 10 स्टेजेस होती हैं और इस वक्त 8 स्टेजेस मुकम्मल हो चुकी हैं भारत के अंदर, और उस वक्त से दो रह गई, यानी कत्लेआम और फिर डिनाइल। अब ये सूरत हाल जो बनी है उससे 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि आलमी बैड प्रेस जो है इतना कभी भी इंडिया को नहीं मिला जितना अब मिल रहा है। ठीक हुई है कि कश्मीर का मसला कभी इतना आलमी सतह पर उजागर नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। तीसरा ये हुई है कि भारत की हुकूमत की एट्रॉसिटी और जुल्म और बर्बरियत कभी इतनी वाज़ेह नहीं हुई जितनी आज हो रही है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमने उनसे इस सिचुएशन से फायदा तक नहीं उठाया, हम मुकम्मल तौर पे खामोश बैठे हुए हैं। पता नहीं हम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, मैंने जब भी 2 दफा पोस्टिंग मेरी पाई रही है, दुनिया का जिसे कहते हैं नाकाम तरीन फॉरेन ऑफिस है। ये वो लोग हैं कि जो मजे की जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई ईस्ट इंडिया
कंपनी ने अपने सफीर लगाए होते हैं, आराम से गुजरते हैं। सही है, सही है। आपने कहा कि जो हमने इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठाया, हालांकि 3-4 चीजें जो हैं वो हमारे हक में हुई हैं या कश्मीरियों के हक में हुई हैं। अब डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया। हुकूमत पाकिस्तान मुतअद्दिद बार कर चुकी है, इमरान खान चुके हैं, लेकिन असर नहीं हो रहा। मैं आपको आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर जनरल एजाज अवान साहब की राय लेते हैं। सुनिए। बालाकोट पर जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो उनका जहाज भी गिराया, मुंह तोड़ जवाब दिया, ये साबित किया कि अगर हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, आंख उठाओगे तो आंख निकाल कर फेंक देंगे। और कश्मीर तो सबसे बड़ी मिसाल है, सारे हिंदुस्तान के अंदर ये कैफियत है। सोच तो वो हिंदुत्व वाली सोच है। और अब एक नई तरकीब इन्होंने चली है कि डेमोग्राफी को बदला जाए, कोई झूठी हुकूमत वहां कायम की जाए। देख ले आज दुनिया, उधर देख ले, इधर देख ले, कि वो बाहर निकले तो उनकी गिरफ्तारियां हों, घरों में महासरा किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाए, रेप को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। क्या कोई माफ करेगा? कोई नस्ल माफ करेगी? तो माफी भी नहीं मिलनी। जैसा डेमोग्राफी तब्दील करने की जो भारत की कोशिश है, इसको क्या रोका जा सकता है या कोई दबाव भारत पे बढ़ाया जा सकता है कि कम से कम उसको स्लो डाउन कर दे, अपने प्रोसेस को उतनी तेजी के साथ आबादकारी न करे? क्या आपके ख्याल में इस जो पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं उसके मुहर्रिकात और उसका हासिल क्या रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, ये इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी। हाँ में है कि इसको रोका जा सकता है अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करे, अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पे आना शुरू हो और यूनाइटेड नेशन अपने उन रेजोल्यूशन, जो 18 रेजोल्यूशन इस इशू के लिए पास हो चुके हैं, उन पर अमल दरामद का कोई इंदिया दे, कोई उसके ऊपर कोई दबाव डाले। ये है हाँ, हो सकता है। और नहीं ये कि पाकिस्तान इन आइसोलेशन जितना चीखता चिल्लाता रहे, इस डेमोग्राफिक चेंज को नहीं रोक सकता। देखिए नुकसान क्या हुआ है, ये पूरी तारीख बासित साहब ने भी बयान कर दी और औलिया मकबूल जान साहब ने भी, दोनों मुअज़्ज़िज़ और नॉलेजेबल लोग हैं। नुकसान इस वक्त क्या हुआ है, आज जो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, इंडिया मुकम्मल तौर पर कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर मुकम्मल तौर पर एलियनेट हो चुका है। उधर मुफ्तीज एंड अब्दुल्ला जो प्रो यूनियनिस्ट थे वो भी आज एलियनेटेड हैं, उनकी शनाख्त छीनी गई, उनसे जो कुछ हुआ वो अलग है। आज ये होने के बावजूद इससे पहले 19 अगस्त से पहले दुनिया इसको एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट समझती थी कि ये वो वाक़या है जिसपे दो न्यूक्लियर कुव्वतों के दरमियान जंग हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली, बहुत बदकिस्मती से आज दुनिया को पता चल गया है कि इतनी बड़ी तब्दीली के बावजूद 1 लाख शहादतें, लाखों रेप और बच्चों को ब्लाइंड करना, पैलेट गन्स इस्तेमाल करना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस लाना, ये वो एक्सट्रीम है कि इसको एक डिस्प्यूटेड इशू ही सिरे से तस्लीम ना करना और बायलैटरलिज्म और इंटरनेशनल डिस्कोर्स के तमाम दरवाजे अपनी तरफ से बंद कर देने के बावजूद कोई क़यामत नहीं आई, कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कोई ऐसा खतरा दो मुल्कों के दरमियान जंग का नहीं हुआ। तो वो जो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की मिथ थी वो मर गई है। कश्मीर के लोग आज मुकम्मल तौर पर एलियनेटेड हैं और जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, आज वो भी मुकम्मल तौर पर एज अ माइनॉरिटी इल ट्रीट किए जा रहे हैं, उनके भी राइट्स हज़फ हो चुके हैं। इस मौजूदा हिंदू प्रीडोमिनेंस का जो एक वेव आई हुई है इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, तो आज वो मुसलमान जो औलिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी मुस्लिम्स को अपने लिए एक ड्रैग समझते थे, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस समझते थे, आज उन्हें पता चला है कि वो अपनी जात में बजाते खुद एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इंडियन सोसाइटी में एक नेगेटिव एग्जिस्टेंस है जो उनको हिंदू मेजॉरिटी अमलन कन्वे कर रही है। तो इस इतनी एलियनेशन के बावजूद सिख एलियनेटेड, दलित एलियनेटेड, यानी अंदरूनी तौर पे इंडिया फ्रेगमेंटेशन एंड इम्प्लोजन के लिए बिल्कुल एक रेडी केस है। और जब ये सारा कुछ हो गया तो वो मुल्क जो 4 जंगें लड़ चुका है कश्मीरियों के हकूक के लिए जी, आज वो मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आता है। दैट इज द ट्रेजेडी जो हो चुकी है। और ये मैं नहीं समझता
कि हम डेमोग्राफिक चेंज को रोक सकते हैं। अगर आज हमारे जहनों में ये बात आ गई है कि 2 न्यूक्लियर कुव्वतें और कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, यस मैं भी कहता हूं कि मिलिट्री सोल्यूशन बहुत मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट ऑफ मिलिट्री सोल्यूशन जितनी ऑप्शंस थी और हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, उन सब पर भी अमल दरामद होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो एक स्टैंड लिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, लेकिन आज मुझे उसका फॉलो अप नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था कि जब तक ये 19 अगस्त के इकदाम को वापस नहीं लिया जाता, हिंदुस्तान के साथ किसी मौजू पे कोई बात नहीं हो सकती। आज हम सुन रहे हैं कि तजारत के लिए हम दरवाजे खोलना चाहते हैं, बायलैटरल तजारत के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं, ट्रांजिट ट्रेड के लिए दरवाजे खोलना चाहते हैं। और अगर ये है तो हम कितनी नाउमीदी का एक पैगाम, वो जो कश्मीरियों की एक उम्मीद थी, आज हम उनसे वो उम्मीद भी छीनने के लिए बरसरे अमल नजर आते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमने फॉलो बड़ी नेगेटिव सिचुएशन है। बिल्कुल जन साहब, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि 370 वाले इकदाम को क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते थे? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि शिमला अकॉर्ड के मुताबिक बायलैटरल इशू है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जब ये बायलैटरल है तो दोनों मुल्कों का फैसला करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने तनहा ये फैसला करके कश्मीर के मुस्तकबिल का इस एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया है, इसलिए हम जा सकते थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इस पर क्या राय है अब्दुल बासित साहब की और जनरल साहब की? मैं एक छोटे लेकर वापस आता हूं, इस पर मजीद बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद। अभी जनरल एजाज अवान साहब कह रहे थे अब्दुल बासित साहब के हमने जो एक प्रेशर बिल्ड किया था इंडिया के ऊपर 370 के मामले में, हम फॉलो अप नहीं कर सके। मेरा सवाल इसके साथ मिलाकर ले लीजिएगा कि क्या हम इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपके ख्याल में जा सकते थे? नहीं, देखिए प्रेशर तो हम बिल्ड नहीं कर सके। कहाँ प्रेशर हमने बिल्ड किया है? हमने तो सिर्फ 7 अगस्त को जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें कुछ इक़दाम थे जो हमने इक़दाम लिए। प्रेशर तो तब बिल्ड होता जब भारत अपनी जो उसने गैर आइनी इक़दाम नहीं वापस लेता, या हमें कुछ नज़र आता कि भारत जो अपने प्लान ऑफ एक्शन है उससे हट गया है। तो मैं तो नहीं समझता कि हम कोई प्रेशर बिल्ड कर सके हैं। ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई इजलास हो सका, नो IC का कोई स्पेशल सेशन हम बुला सके, और ना ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कोई सेशन हो सका इस वाक़े के बाद। जहाँ तक ICJ का ताल्लुक है, वो ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन दोनों पार्टियों का उस पर रजामंद होना ज़रूरी है। दूसरा तरीका ये है कि आर्टिकल 96 जो है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का, उसके तहत UN सिक्योरिटी काउंसिल कोई मामला ICJ को रेफर कर सकती है एडवाइजरी ओपिनियन के लिए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि भारत हमारे पास वहाँ पे इतनी सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि हमारे पास है। तो मैं नहीं समझता कि ICJ का ऑप्शन है इस वक्त। देखिए जो स्टोक वाइट बरतानिया में जो एक लॉ फर्म है, उन्होंने एक जेनोसाइड का केस बनाया है हमारे लिए। हमने 12 सितंबर पिछले साल एक कश्मीर पे डॉजियर भी बनाया था जिसमें ऑडियो क्लिप्स भी थे और बहुत सी चीज़ें थी। तो उसका क्या फिर हमने फॉलो अप क्या किया? वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अलबत्ता हम जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कार्रवाई सुन सकता है, जिस तरह के सर्बिया के हवाले से हुआ और बहुत से ममालिक के हवाले से हुआ। तो हमें पहले तो वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। दूसरी तरफ देखिए बात की है, हमने एक मौका ज़ाय कर दिया। मौका हमने इसलिए ज़ाय किया कि हमने इस मामले को रैंप अप नहीं किया। पहले तो आप खुद सीरियस हो कि आपने ये मसला उठाना है, जो काम आप खुद कर सकते हैं आपने तो वो भी नहीं किए। मिसाल के तौर पर 1974 का जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आइन है, उसमें अगर आप सिर्फ 2 तब्दीलियां ही कर देते, एक आर्टिकल 2 में जो जुरिस्डिक्शन है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत की, उसको बढ़ाकर आप मकबूजा जम्मू और कश्मीर तक ले जाते, और फिर आर्टिकल 11 उसी कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर आप उसके तहत एक प्लेबिससिट एडवाइजरी मुंतखब कर देते, जो पहले भी हो चुका था 1990 में राजा मुमताज़ हुसैन राठौर की हुकूमत में, लेकिन वो भारत उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो मैं ये और फिर आपको एक फोकल पॉइंट चाहिए। मैं कई साल से ये कह रहा हूँ कि स्पेशल एनवॉय फॉर जम्मू एंड कश्मीर आपको अपॉइंट करना ही करना है, देर या जल्द या बदेर। जितनी आप देर करते रहेंगे, आप वो सारा जो एक
मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इस डिस्प्यूट के। आपको एक फोकल पॉइंट चाहिए जो एक हिकमत अमली बनाकर, जामे मरबूत हिकमत अमली बनाकर दे, जो कि इम्प्लीमेंटेबल भी हो। आपने देखिए 5-7 अगस्त को ऐलान किया कि हम आधा घंटा हर फ्राइडे खड़ा हुआ करेंगे, तो कहाँ गया वो आप आधा घंटा? कश्मीर सेल कहाँ गया? उसी कोई मीटिंग होती है आजकल, आप सुनते हैं आजकल। तो इस किस्म की चीज़ों से आप सफारतकारी नहीं होती। औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि सफारतकार जो हैं वो मज़े कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने 36 साल सफारतकारी की है और मैं बहुत एहतराम के साथ उनसे कहता हूँ कि ठीक है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको कभी जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन भारत जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं, उसके मुताबिक ही काम को करते हैं। मैं भारत में था तो थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो तो मुझे 1.5 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ गई। तो यहाँ तो कोई आपको डिफेंड भी नहीं करता, ये मामलात हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल असल मामला कश्मीरियों का है। कश्मीरियों को अगर हमें आज़ादी दिलवानी है तो हमें सीरियस होना पड़ेगा, और हम सीरियस तभी होंगे जब हम खुद वो काम तो पहले करें जो हम कर सकते हैं। बाकी दुनिया से बाद में हम तवक्को रखेंगे। हम खुद ही सोए हुए हैं, एक दिन सो जाते हैं, फिर जागते हैं, फिर हफ्ता स्लम्बर में चले जाते हैं, फिर जागते हैं। तो इस तरह तहरीकों को आप कामयाब नहीं कर सकते बड़ी मुआवजत के साथ। सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं कुछ प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ। और ये सब आपके ख्याल में इस दौरे की क्या अहमियत है? क्योंकि कुछ लोगों के ख्याल में ये सिर्फ सरमाई ओलंपिक्स के मौके पर इमरान खान साहब गए हैं, कुछ का ख्याल है कि चूंकि चंद करीबी जो इत्तेहादी ममालिक हैं, कुछ लोगों ने चूंकि इनकार कर दिया था, इसलिए कुछ इत्तेहादी ममालिक चीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए गए हैं। कुछ का ख्याल है कि पाकिस्तान कर्ज चाहता है $3 बिलियन का, और 6 शोबों में सरमायाकारी चाहता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस दौरे को? देखिए, पहली बात तो यह है कि तो बादल साहब की जैसे चंद लोग और फॉरेन ऑफिस में हो तो फॉरेन ऑफिस की शक्ल बदल जाए। उन्होंने जिस सतह पे वो उन्होंने काम किया है, और मैं तो उस जमाने में गया भी था जब ये वहां पर थे, और वो नजर आता था कि पाकिस्तान की एक किस तरह कोई एडवोकेसी करता है। तो कमाल के आदमी है। मैं वैसे ओवरऑल जो हर ब्यूरोक्रेसी के हर महकमे के अंदर ये सवाल का आलम है। असल इसी को तनाजर के अंदर, कश्मीर का तनाजर में इस दौरे को देख लिया जाए तो और ज्यादा बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएगा। एक परवान सुहानी है जो कि पल्स उनका बहुत बड़ा उनका थिंक टैंक का हेड है, उसने कहा है कि 70 साल की तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैकमोहन लाइन, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर वाली है, वो बराबर वक्त अलाइव हुई है, वहां पर मसाइल बने हुए हैं। तो अगर इस मामले से पाकिस्तान फायदा नहीं उठाता और इस चीन के दौरे के ऊपर इसको एक्सप्लॉइट नहीं करता तो यकीनन इससे ज्यादा, जैसे कहते हैं, हमारा फेलियर कोई नहीं होगा। आप देखें अरुणाचल प्रदेश में अभी जो उन्होंने कर्नल को, उसकी बीवी को मारा है, और उसके साथ साथ बाकी 4 स्टेट्स में जो कुछ हो रहा है, और जो होलान के इलाके के अंदर जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, और चाइना ने जिस तरह रिपोर्ट्स वहां खड़े किए हैं, सिचुएशन ये बनी हुई है कि किसी भी वक्त एक बॉर्डर गर्म होता है तो दूसरा बॉर्डर खुद ब खुद गर्म हो सकता है। और ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसको जो गिलाद अवान साहब ने कहा है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है अगर हम चाहें तो, और दुनिया पूरी जो है वो खिंच के आ जाएगी कि खुदा के लिए इस न्यूक्लियर सूर से अगर मत जाओ, क्योंकि इसके इंटरनेशनल रिपरकशन बहुत ज्यादा होंगे, हमारी जो एनवायरमेंटल होंगे बहुत। एक तो ये है कि इमरान खान के दायरे को ऐसे ना समझा जाए चीन के बारे में। चीन इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर है उसके लिए इमरान खान का दौरा पाकिस्तान से ज्यादा अहमियत रखता है। आप देखें, यूक्रेन को जरा सा रिलेट करके देखें, और रशियन जो इस वक्त सूरत हाल है, और उसके साथ साथ जो उसको थ्रेट मिल रहे हैं, और जो इंटरनेशनल सूरत हाल बिल्टअप हुई है, पाकिस्तान का दौरा इमरान खान के लिए शायद चीन का दौरा चीन के लिए इमरान खान का दौरा इससे कई गुना ज्यादा अहम है। उससे स्वाइन ने कि 12 जो पाकिस्तानी वहां पर लोग आए चाइनीज एम्बेसी में, आर्मी के लोग, वो उनके जनरल हेडक्वार्टर कमांड में बैठे हुए हैं जहां से न्यूक्लियर कंट्रोल होता है। इस हद तक वो कहते हैं कि चाइना का थ्रेट इंडिया की तरफ बिल्ड हो चुका हुआ है, और वो अभी जो रूस के अंदर जो वायदा हुआ है उसमें 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो था, इसको गोलान लेक वाला जो था, उसका उन्होंने तस्करा तर नहीं होने दिया। फिर चाइना ने अपने उसमें अमेंडमेंट की कि ये मैकमोहन लाइन जो है ये डिस्प्यूटेड नहीं है, इट्स मैटर ऑफ आवर सॉवरेनिटी। तो अब अगर पाकिस्तान फायदा नहीं उठाता, पाकिस्तान की लीडरशिप फायदा नहीं उठाती, तो इसका मतलब यह है कि
हमें एबिलिटी ही नहीं है इस मामले को फायदा उठाने की, इस इंटरनेशनल सिचुएशन को फायदा उठाने के लिए। इस दौरे के अंदर ये एजेंडे में शामिल होना चाहिए था। इस दौरे के अंदर इसके इस इलाकाई सूरत हाल में ये सूरत हाल जो है ये कैसे, क्योंकि जाहिर बात है कि जितना चीन को बदनाम किया जाता है उगर के मामले के अंदर, उससे 50 गुना ज्यादा चीन जो है इंडिया को बदनाम कर सकता है कश्मीर के मामले के अंदर, बाकी चीजों के मामले के अंदर, बशर्ते कि हम अगर चीन को परसुएट करें। लेकिन मामला सारा यही है, बासत साहब वाली बात जो है कि बासत साहब जैसे बंदे को तो परवीन मिश्र रिटायरमेंट लेनी पड़ती है और जो मजे करते हैं उनकी जिंदगी आसान। बिल्कुल सही है। मैं जी राइट सर, जय साहब, मैं यही सवाल आपके सामने कि ये पाकिस्तान का मतलब एक तो ये जाहिर है कि दौरे की अहमियत क्या है, क्या चाहता है, दूसरा क्या पाकिस्तान $3 बिलियन का कर्जा चाहता है चाइना से, और फिर दूसरा सवाल इसके साथ मिला के कि ये सीपैक की जो सूरत हाल है, ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए अहम तो है लेकिन इसमें वो गर्मजोशी नहीं है जो शुरुआत में थी, और पाकिस्तान भी इतना एक्साइटेड नहीं है और इसको ग्रेट गेम या गेम चेंजर के नाम से जो है वो ना पुकारा जाए। तो क्या आप इस बारे में कहेंगे? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, एक जस्ट मुख्तसर जुमला जो अभी हम पहले कश्मीर की बात कर रहे थे, अगर विल हो पाकिस्तान की जो पीपल एट द हेल्म, अगर उनमें विल है टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ कश्मीर, तो ये आज होनी चाहिए, क्योंकि जो तब्दीली इस वक्त इंडिया कर चुका है ये जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई, 74 साल में नहीं हुई। उन्होंने चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट कर दिया और अपना बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर उसको बना दिया और चाइना के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी। हमारे लिए जो करनी थी वो कर दी, पूरे कश्मीर को एलियनेट कर दिया। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। जनरल जादवान साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे चाइना के हवाले से, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा और फिर इसमें जो सीपैक वाला मेरा सवाल था उसको भी साथ में ले लीजिएगा। जी सीपैक की बात करता हूं। देखें, बात यह है कि सीपैक एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। बहुत बड़ी चाइना की जरूरत कि वो गवादर तक आ सकें और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहां से लिंक करके इंडियन ओशन और इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रेड कर सकें। ये उनकी स्ट्रेटेजिक जरूरत है, बहुत बड़ी मजबूरी है स्ट्रेटेजिक। और पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि रिसोर्स स्टार्व्ड मुल्क है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अपने पास वसाइल नहीं है, इतना हम कर्जों में धंस चुके हैं। ना हम रेल रोड नहीं बना सकते हैं, ना रोड नहीं बना सकते हैं, ना गवादर के पोटेंशियल को स्टैंड अलोन होते हुए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट को कितना बूस्ट दे देंगे। तो कहने का मकसद यह है कि ये वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है जो विन विन है दोनों के लिए। इसके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक एरिया में मेरी इल्म के मुताबिक डिफरेंसेस हैं जहां पे थोड़ा सा चाइनीज अनकंफर्टेबल हैं और हमारी ये मौजूदा हुकूमत थोड़ा सा उस पर एम्फसिस ले कर रही है। बाकी 99% एरियाज में हार्मनी है, अंडरस्टैंडिंग है और ये गेम चेंजर बन रहा है, बनेगा। इस दौरे के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। वो जो एरिया मैं पॉइंट करना चाहता हूं वो है जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं चाइना ने, उनकी हमारी डील थी कोई 8.6 सेंट पर यूनिट की। ठीक है, पाकिस्तान कह रहा है कि आप इसको 6.5 पे ले आए, जबकि हमारे जो आईपीपीज लगे हुए हैं जिनमें ओल्ड कोल प्लांट्स और ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वहां हम 12 सेंट तक का रेंट खुद पे कर रहे हैं उन आईपीपीज को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल वारंटी के तहत खुद लगवाई थी। तो चाइनीज कहते ये हैं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी से जो कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं वो 12 सेंट से ज्यादा हैं। हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई है और आप 8.6 को भी कहते हैं रीनेगोशिएट करो। तो आप अपनी जो सिस्टम में थेफ्ट है और लाइन लॉसेज हैं उनको खत्म करें, अपनी ट्रांसमिशन जो लाइंस हैं उनको इंप्रूव करें बजाय हम पर जोर डालने के। तो इसके दरमियान हो सकता है को थोड़ी बहुत बेहतरी दोनों तरफ से आ जाए और कोई उसमें कोई हम शायद एग्रीमेंट कर सकें जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। लेकिन इसके अलावा
कोई डिफरेंसेस नहीं है। और ये जो चाइना का विजिट है, ये जैसे अभी औरिया मकबूल जान साहब ने कहा, ये चाइना की बहुत बड़ी जरूरत थी। 5 मुल्कों ने बायकॉट किया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडिया, इन्होंने सिफारती बायकॉट किया है। तो इस वक्त अपनी यकजहती शो करना, एक हमारी स्ट्रेटेजिक जो ओरिएंटेशन है, या चाइना अमेरिका राइवलरी जो इस वक्त कोल्ड वॉर चल रही है, उसके दरमियान खड़े होते हुए एक सिमत का इंतखाब करना एक बहुत बड़ी डायरेक्शन शो की है हमने, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी शो की है, क्योंकि अमेरिका इससे बड़ी प्रायोरिटी ऑलरेडी शो कर चुका है। टोनी ब्लिंकन बात नहीं कर रहे एसएमक्यू से, प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से वेंडी शर्मन कहती हैं ट्रांजैक्शनल और इशू बेस्ड रिलेशन होंगे पाकिस्तान से। तो जब वो आपको इतना, और फिर हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि 20 बरस में हमने दोगला रवैया रखा वॉर ऑन टेरर में। तो जब चार्ज शीटिंग हो रही है 72 साल रफाकत के बाद, जो बाकी तारीख है उसको भूल जाएं। जो मौजूदा हालात हैं इनमें भी अगर हमें चार्ज शीट किया जा रहा है, तो अमेरिका से हम किन भलाइयों और फूलों के हार की तवक्को रख के बैठे हुए हैं, वो अब भी हमें यूज करेंगे और हमें वो चाइना से दूर करना चाहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। जन साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। राना सनाउल्लाह मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया। राना साहब, आज जो मुलाकात हुई है, क्या इससे यह समझा जाए कि क्या पीडीएम और पीपल्स पार्टी अपने अपने लॉन्ग मार्च की तारीखें तब्दील कर सकती हैं और कोई ऐसी तारीख पर मुत्तफिक हो सकती हैं जिसमें सब एक ही दिन इस्लामाबाद पहुंचे? इस मौजू के ऊपर इस मीटिंग में हो सकता है कि बात हुई हो, लेकिन दोनों पार्टीज का अपनी अपनी डेट्स को चेंज करने से मुतल्लक मैं नहीं समझता कि इस मीटिंग में। राना साहब, इस नुक्ते पर बात हुई है ना कि बेहतर होगा कि अगर एक ही दिन इस्लामाबाद पहुंचा जाए, तो ये तो तभी मुमकिन है, या आप उनकी डेट पर चले जाएं या वो आपकी डेट पर चले जाएं, या तीसरी कोई डेट रख ली जाए। लेकिन देखें, वो तो फैसला जो है वो दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव मीटिंग में कर सकती है ना। इस मुलाकात के नतीजे में वहां बैठे बैठे तो कोई डिसीजन नहीं हो सकता जी। हो सकता है इसके ऊपर कोई बात हुई हो, और उसके बाद जब तक पीएमएलएन में वापस पीडीएम में नहीं जाएगी और पीडीएम की जो बाकी 8 जमातें हैं उनके साथ बात नहीं करेंगी, तो उस वक्त तक पीएमएलएन के ये इख्तियार में तो नहीं है कि वो अकेले से जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट चेंज कर दे। इसी तरह से पीपल्स पार्टी भी, मेरा ख्याल है कि उनके साथ भी एएनपी उनके साथ है या कुछ दूसरी पार्टी हो सकती हैं। तो इसलिए इस मीटिंग में जो है वो यकीनन ये मीटिंग इस लिहाज से बड़ी बेहतर होगी कि दोनों पार्टीज की जो है वो लीडरशिप मिली है। सही। तो राना साहब, जब ये पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकली थी तो उसका बुनियादी जो शिकवा था वो पीएमएलएन के साथ था, जो एक अलहदगी की वजह बना था। वो शिकवे शिकायतें भी दूर हुए? नहीं, कोई शिकवा था ही नहीं, कोई शिकवा नहीं था। कोई शिकवा होता तो दूर होता ना। पीपल्स पार्टी क्यों बाहर गई थी पीडीएम से? वो उनको नोटिस दिया था जो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, वो बाप के लोगों से वोट लेके लीडर ऑफ दी अपोजिशन की स्लॉट हासिल की थी, और वो अब आप देख लें कि वहां पे फिर क्या गंद बचा है, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा वो सारा सामने आ गया ना। राना साहब, एक और चीज़ पे भी आज की मीटिंग में बातचीत हुई है और उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया गया, और वो था तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। ये तहरीक अदम एतमाद क्या लाई जा सकती है जब आप सेनेट में अक्सरियत रखने के बावजूद भी एक बिल नहीं रोक सके? तो तहरीक अदम एतमाद को कहाँ कामयाब करेंगे? सेनेट में तो इससे पहले एक और बड़ी नाकामी भी हो चुकी है अपोजिशन को। देखिए, तहरीक जो सेनेट है वहाँ पे अक्सरियत जो है वो बड़ी मिनिमल है, यानी 2 या 3 वोटों की अक्सरियत तो कोई अक्सरियत नहीं होती। और इसी तरह से कौमी असम्बली में गवर्नमेंट के पास भी 4 या 5 वोटों की अक्सरियत है, वो भी कोई अक्सरियत नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट होती है वो डामाडोल ही रहती है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी अदम एतमाद अगर 3-4 वोटों के फर्क की वजह से नहीं हो सकता, तो गवर्नमेंट जो है वो 3-4 वोटों की वजह से किस तरह से मजबूत और कायम रह सकती है? गवर्नमेंट के भी पल्ले कुछ नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अदम एतमाद और गवर्नमेंट का कायम रहना, दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल
एक यानी जो है वो वीक या कमजोर तरीन पोजीशन है, और दोनों पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। सही है। अच्छा राणा साहब, क्या आपके ख्याल में ये इस बात की गुंजाइश मौजूद है, आप जाती तौर पे मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, कि तारीख तब्दील की जाए, कर दी जाए 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की तारीख जो है वो तब्दील हो, क्योंकि आज की इस मुलाकात से हटकर भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी दावत दे चुकी है पीडीएम को कि आप हमारे लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। वो ठीक है, तो पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को दावत दी है, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को दावत दी है, लेकिन पीडीएम की जो डेट है वो तो चेंज इसलिए होना उसका मुश्किल है कि वो सिर्फ पीएमएलएन ने नहीं करनी, वो बाकी जमातें हैं साथ, मौलाना फजल रहमान साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि इस मीटिंग के नतीजे में वो एग्री कर देंगे। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है वो अगर चाहे तो वो पीडीएम के साथ शामिल हो सकती है, क्योंकि उन्हें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और से फैसला लेने की जरूरत है, वो खुद अपने तौर पे जो है वो फैसला कर सकते हैं। सही है। राणा साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने ये तस्लीम किया कि पार्टी के अंदर दो राय थी स्ट्रैटेजी को लेकर के, ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, तरीके अदम एतमाद के हवाले से, इस्तीफे देने के हवाले से। क्या अब ये जो दो राय मौजूद थी जिसको आज शहबाज साहब जिक्र कर रहे थे, वो अभी एक राय बन गई है पार्टी की? देखिए, दो राय अगर जिस जमात में ना हो तो फिर जमात जो है वो एक जिंदा जमात नहीं कहला सकती। जमात की जो है वो वेरिएंट जो ओपिनियंस हैं, जब जमात का इजलास हो तो उसमें एक से नहीं, दो से नहीं, ज्यादा ओपिनियंस आनी चाहिए, और सब बंदे को अपना हजारे ख्याल करना चाहिए, बाद में अक्सरियत से जो फैसला हो उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। ठीक है, मगर राणा साहब के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ राय होती हैं जी, लेकिन जब फैसला हो जाता है तो फिर एक राय हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। राणा साहब, आज जो इस सहाफियों की तरफ से सबसे बड़ा सवाल भी यही हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपको छोटा सा क्लिप सुनवाना चाहता हूं जिसमें उनसे सवाल किया गया कि अब आपके इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, तो उसका कब दिया गया, जरा ये सुन लीजिए, फिर मैं सवाल रखता हूं आपके सामने। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। बिलावल साहब के भी और आपकी क्लैशेस थे पॉलिटिकली, और आप लोग मैं बीच में खड़ा हूँ ना भाई, मैं बीच में खड़ा हूँ, दिल जुड़ गए। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज बिलावल को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की एक्सपेक्टेशंस, और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। राणा साहब, मरियम साहब कह रही हैं हम आपस के इख्तलाफात को भुलाकर इमरान खान को घर भेजने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हाँ अब हमारे दिल जुड़ गए हैं, लेकिन जिस बात पे दिल टूटे थे वो इस्तीफे के मामले पर, वो एक दो और चीजों पर, तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, दिल जुड़े कैसे हैं आखिर? देखिए, ये दिलों के टूटने और जुड़ने का अमल जो है ना, ये जारी अमल होता है, ये जारी रहता है, और जुड़ते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। बाकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अवामी जो एस्पिरेशन होती हैं, अवाम की का जो दबाव होता है, सियासी जमातें भी और सियासतदान उसके मुताबिक जो है वो रेगुलेट होते हैं, और होना भी चाहिए। तो इसलिए अगर अवामी मफाद इसमें है कि ये दोनों जमातें आपस में इकट्ठी हों तो इनको होना चाहिए। अब ये जो कंटेनर कल्चर, ये एक ओबाश टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत है, इसने तो आके सियासी रवादारी को खत्म कर दिया, आपस में एक दूसरे की इज्जत को और आपस में एक दूसरे को गालियां देने को रिवाज दिया है। तो ऐसे हालात तो नहीं होते, किसी मुल्क में नहीं है, हमारे सही है, बिल्कुल सही है। राणा साहब, आप कह रहे हैं कि दिल टूटते रहते हैं, दिल जुड़ते रहते हैं। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि उम्र भर एक दूसरे से रूठते मनते रहे, यूं हमारे इश्क में एक ताजगी आती रही। बहुत शुक्रिया राणा साहब, और यह प्रोग्राम में शिरकत करने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।